एमिली शार्लेट ले ब्रेटन का जन्म 13 अक्टूबर 1853 को जर्सी में हुआ था, जो नॉर्मंडी, फ्रांस के तट के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विलियम कॉर्बेट ले ब्रेटन था। वो जर्सी के डीन थे और उनकी मां का नाम एमिली डेविस मार्टिन था, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। अपने बचपन के दौरान उन्हें बस लिली या डचेस के नाम से जाना जाता था। वो अपने 6 भाई बहनों में दूसरी सबसे छोटी थीं और बाकी सभी लड़के थे। बचपन में उन्हें भाइयों की संगति पसंद थी। वे सब मिलकर पेड़ों पर चढ़ते, तैरते, मछली पकड़ते और अपने घर के पास की पहाड़ियों में घुड़सवारी करते थे। वे अपने पड़ोसियों पर भी शरारती मजाक किया करते थे। कम उम्र में ही वह अच्छी तरह शिक्षित थी। शुरुआत में फ्रेंच गवर्नेंस ने उसे पढ़ाया, लेकिन छोटी लिली को संभालना मुश्किल था, इसलिए बाद में उसके भाई के ट्यूटर ने उसे पढ़ाया। उसके पिता जर्सी के डीन के रूप में जर्सी में चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेता थे। यह एक बहुत ही सम्मानजनक पद था, लेकिन इसके बावजूद विलियम ले ब्रेटन की रंगीन मिजाज व्यक्ति के रूप में पहचान थी। वो अक्सर अपनी पत्नी के प्रति बेवफा रहते थे और कई नाजायज बच्चों के पिता बने। आखिरकार उनकी हरकतों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होने लगा। कई वर्षों तक ये सब सहने के बाद उनकी पत्नी एमिली आखिरकार उनकी आदतों से तंग आ गईं और 1880 में उन्हें छोड़ने का फैसला किया। लिली बचपन से ही उस द्वीप पर रहती थीं, जिसे वो अपना घर मानती थीं। 15 साल की उम्र तक उन्हें कई विवाह प्रस्ताव मिले, लेकिन सभी ठुकरा दिए गए। उसी साल वो लंदन गईं और शहर उन्हें बहुत पसंद आया। वो एक दिन लंदन के चमकदम भरे समाज का हिस्सा बनने की उम्मीद करती थीं। कुछ साल बाद लिली को एक आदमी ने लगभग 4 महीने तक रिझाने की कोशिश की। उसने उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। ये आदमी एक आयरिश जमींदार था, जो उससे 6 साल बड़ा था, जिसका नाम एडवर्ड लैंगट्री था। इस जोड़े ने 9 मार्च 1874 को शादी की थी। लिली 20 साल की थी और उसके पति 26 साल के थे। जर्सी में कुछ समय बाद वे साउथहैम्पटन चले गए। एडवर्ड की बस यही इच्छा थी कि उसे एक आज्ञाकारी पत्नी मिले, जो गांव की शांत जिंदगी का आनंद ले सके। हालांकि ये वो जिंदगी नहीं थी जो लिली चाहती थी। लिली को एडवर्ड्स को आखिरकार लंदन में बसने के लिए मनाने में कई साल लग गए। वे दोनों मिलकर ईटन प्लेस, बेल्ग्रेविया में एक अपार्टमेंट में रहते थे। सन 1877 में लिली को उसके पिता के एक मित्र थॉमस हेरिंगजोन्स के माध्यम से उच्च समाज की एक स्वागत पार्टी में आमंत्रित किया गया था। यह पहला उच्च समाज का कार्यक्रम था जिसमें वो कभी शामिल हुई थी, लेकिन तुरंत ही उसकी सुंदरता और हाजिर जवाबी के लिए वो तुरंत सबकी नजर में आ गई। उस शाम कलाकार फ्रैंक माइल्स ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उसका कई स्केच बनाने का फैसला किया। ये पोस्टकार्ड्स पर सबसे लोकप्रिय हो गए। फिर भी अजीब बात यह थी कि फ्रैंक माइल्स और लिली की अब तक आपस में मुलाकात नहीं हुई थी। एक इंटरव्यू में लिली ने माइल्स के बारे में यह कहा, वह अपने क्लबों में और अपने कलाकार दोस्तों के बीच यह कहते हुए गया कि उसने एक अपूर्व सुंदरी देखी है, और उसने मेरा वर्णन हर उस व्यक्ति के सामने किया जिसे वह जानता था, जब तक कि एक दिन उसके एक दोस्त ने मुझसे मुलाकात नहीं की और उसकी ठीक से मुलाकात कराई गई। फिर मिस्टर माइल्स आए और मुझसे पोर्ट्रेट के लिए बैठने को कहा। मैंने सहमति दी और पोर्ट्रेट तैयार होने पर उन्होंने उसे प्रिंस लियोपोल्ड को बेच दिया। उस समय से मुझे हर जगह बुलाया जाने लगा और शाही परिवार व कुलीन वर्ग के कई सदस्यों ने मुझ पर बहुत ध्यान दिया। 24 मई 1877 को लिली को एक और सामाजिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, इस बार एक डिनर पार्टी में। इस अवसर पर वह वेल्स के प्रिंस, भविष्य के इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम के बगल में बैठी थीं। इस बीच उनके पति मेज के दूसरे सिरे पर बैठे थे। वेल्स के प्रिंस एक विवाहित व्यक्ति थे, जिनके 6 बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद वो एक प्रसिद्ध रंगीले स्वभाव के व्यक्ति थे। डिनर पार्टी के बाद उन्होंने लिली को रिझाने की ठान ली। कुछ समय में वह उनके प्रति मोहित हो गए और वह उनकी प्रेमिका बन गईं। हालांकि उनकी पत्नी प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा को राजकुमार के रंगीन मिजाज को सहना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपनी जलन जाहिर नहीं होने दी।
एक तरह से उन्होंने लिली को अपने पति की प्रेमिका के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। जैसे जैसे लिली उच्च समाज में घुल मिल गईं, वो अपने पति के साथ पार्क लेन के पास 17 नॉरफॉक स्ट्रीट के एक घर में रहने लगीं। अब तक लिली अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुकी थीं। उनकी पतली कमर, लंबाई और उनकी शालीनता के लिए लिली को लोग पसंद भी करते थे और उनसे ईर्ष्या भी करते थे। सन 1878 में सर जॉन एवर्ट मिलेस ने लिली का चित्र बनाया। उन्होंने अपने काम का नाम ए जर्सी लिली रखा, जो बाद में उनका उपनाम बन गया। ये चित्र उस समय की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में था। रॉयल अकेडमी में प्रदर्शनी के दौरान इसे देखने भारी भीड़ उमड़ी। अगले साल जब वो स्कॉटलैंड में मिलेस से मिलने गई थीं, तो चित्रकार के एक मित्र रूपर्ट पॉटर ने अपनी फोटोग्राफी कौशल को बेहतर बनाने के लिए लिली की कई तस्वीरें लीं। अन्य प्रसिद्ध कलाकारों में जिन्होंने उनका चित्र बनाया, एडवर्ड पॉइंटर और सर एडवर्ड बर्न जोन्स शामिल हैं। लिली मिलेस के स्टूडियो में पोर्ट्रेट के लिए पोज करते वक्त उनकी मुलाकात प्रमुख राजनेता विलियम इवॉर्ड ग्लैडस्टोन से हुई। बाद में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और ग्लैडस्टोन उनके मार्गदर्शक बने। वे आगे चलकर कुल 4 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। ग्लैडस्टोन ने उन्हें बेहतरीन सलाह दी, लेकिन एक बात जो सबसे अलग थी, वो थी जब उन्होंने कहा, अपने पेशेवर जीवन में आपको हमले झेलने पड़ेंगे, व्यक्तिगत और आलोचनात्मक, सही और गलत दोनों। उन्हें सहन करो, कभी जवाब मत दो, और सबसे बढ़कर कभी भी खुद को समझाने या बचाव करने के लिए फौरन लिखकर छपाने की जल्दी मत करो। 1879 की गर्मी में लिली ने अर्ल ऑफ श्रूसबरी से अफेयर शुरू किया। ये जोड़ा एक दूसरे के लिए इतना जुनूनी था कि उन्होंने जनवरी 1880 में साथ भागने का प्लान बनाया। हालांकि उनके ये सारे प्लान एक स्कैंडल की वजह से खत्म हो गए, जो पत्रकार एडोल्फस रोसेनबर्ग ने बनाया था। 1879 की शरद ऋतु में उन्होंने ऐसी अफवाहों के बारे में लिखा कि एडवर्ड लैंगट्री लिली को बेवफाई के चलते तलाक देंगे, जिसमें कई पुरुषों के नाम सह प्रतिवादी थे। वेल्स के राजकुमार भी शामिल थे। लिली का राजकुमार के साथ संबंध लगभग 3 साल तक चला। ये जून 1880 में समाप्त हो गया, जब वो गर्भवती हो गई। इस दौरान उन्हें क्वीन विक्टोरिया से भी मिलवाया गया था। इसके बाद वे एक हद तक दोस्त बने रहे। वे कम मिलते थे, लेकिन प्रिंस उन्हें पसंद करते थे और हमेशा उनकी तारीफ करते थे। यहां तक कि गर्भवती होने पर भी उन्होंने उन्हें पैसे दिए और बाद में अपनी पहुंच से लिली के करियर में मदद की। दुर्भाग्यवश लिली और उनके पति के लिए वे जिस उच्च समाज की जीवन शैली दिखाते थे, उसे वहन नहीं कर सकते थे। उनके कर्ज बढ़ते गए और वेल्स के राजकुमार का समर्थन न होने से लेनदारों ने उन्हें घेर लिया। स्थिति को देखते हुए लिली ने कई सामान बेचे और कर्ज चुका दिए। इससे उसके पति को दिवालिया नहीं होना पड़ेगा। लिली के गर्भवती होने से पहले उसका प्रिंस लुइस ऑफ बैटनबर्ग के साथ एक छोटा सा अफेयर था। हालांकि उसी समय उसका अपने बचपन के दोस्त आर्थर क्लैरेंस जोन्स के साथ भी संबंध चल रहा था, जो उसकी भाभी का भाई था। हालांकि यह निश्चित नहीं था कि लिली के बच्चे का पिता कौन था, लेकिन यह बिल्कुल तय था कि वह उसका पति नहीं था। इस समय तक लिली का अपने पति के साथ रिश्ता शत्रुतापूर्ण हो गया था। शादी के पहले कुछ वर्षों में उसने अपने पति के लिए सारा प्यार और सम्मान खो दिया था। उसके शौक बहुत कम थे और वो ज्यादातर शामें विस्की की बोतलें पीते हुए बिताता था, फिर नशे में लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर चला जाता था। उसने प्रिंस लुई को गर्भावस्था बताई, जिससे वह मानने लगा कि बच्चा उसका है। इसके बाद प्रिंस ने अपने माता पिता को ये बात बताई और उसे तुरंत युद्धपोत HMS इनकॉन्स्टेंट पर तैनात कर दिया गया। अक्सर माना जाता है कि उसके पुराने दोस्त आर्थर जोन्स ही बच्चे के पिता थे। ये उनके बीच आदान प्रदान किए गए भावुक पत्रों के कारण था। इसके अलावा जोन्स मार्च 1881 में जब उसकी बेटी जीन मैरी का जन्म हुआ, तब वो उसके साथ पेरिस गया था। अपनी बेटी के जन्म के बाद उसके दोस्त ऑस्कर वाइल्ड ने उसे अभिनय से परिचित कराया। उसने थिएटर करियर शुरू करने का फैसला किया और नवंबर मध्य में एक शौकिया नाटक में अभिनय किया।
इसके बाद उसे पूर्व पेशेवर अभिनेत्री हेनरिएटा ला लेबूशर ने सहायता दी। इसकी बदौलत लिली की प्रतिभा में काफी सुधार हुआ और उसका पेशेवर डेब्यू दिसंबर 1881 में हे मार्केट में हुआ। उसके आलोचक थे क्योंकि वह सोशलाइट थी और बिल्कुल निचले पायदान से शुरुआत नहीं की थी। फिर भी जनता उसे पसंद करती थी। जब भी वो दिखाई देती, बॉक्स ऑफिस की कमाई बहुत ज्यादा होती थी। दुर्भाग्य से उसके पति उसके करियर का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन कमाई घटने से वे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। लिली के व्यस्त होने पर उसकी मां एमिली डेविस मार्टिन उसकी बेटी की देखभाल करती थीं। उसकी मां ने उसकी बेटी के पालन पोषण में अहम भूमिका निभाई। 1882 की शुरुआत में लिली ने हेनरिएटा ले लेबुशेर के मार्गदर्शन में रहते हुए अपनी खुद की कंपनी शुरू की। शिक्षिका की मदद से उसकी कंपनी ने इंग्लैंड का दौरा किया और कई नाटक प्रस्तुत किए। इसके बाद लिली ने अमेरिका का पहला दौरा किया और उसी साल अक्टूबर में वहां पहुंची। अमेरिका में उनका उद्घाटन शो दुर्भाग्यवश स्थगित हुआ। जिस थिएटर में उनका प्रदर्शन था, वो एक रात पहले जल गया। खराब शुरुआत के बावजूद शो को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया और वो बेहद सफल रहा। मई 1883 तक दौरा समाप्त हो गया था और लिली तथा उनकी कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया था। उन्होंने अपने जीवन भर अभिनय करना जारी रखा। 1889 में उन्होंने मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का किरदार निभाया। 1903 में उन्होंने अमेरिका में द क्रॉसवेज में मुख्य भूमिका निभाई। लिली ने अमेरिका में 2 और बार दौरा भी किया, एक बार 1906 में और फिर 1912 में। लिली ने 1913 की फिल्म हिज नेबर्स वाइफ में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। 1917 में लिली ने मंच से संन्यास ले लिया और लंदन के थिएटर में अपनी आखिरी प्रस्तुति दी। अमेरिका दौरे के दौरान लिली ने एक अमीर अमेरिकी से रिश्ता शुरू किया, जिसने दादा दादी की संपत्ति पाई थी। फ्रेडरिक गेबहार्ट एक युवा खिलाड़ी और घोड़े के मालिक थे। ये सज्जन केवल 22 साल के थे, जबकि लिली उनसे 7 साल बड़ी थीं। वो जल्दी ही उस आदमी से प्यार करने लगीं और खुद को उनके प्रति समर्पित कर दिया। लिली और फ्रेड ने अपने रिश्ते के दौरान कैलिफोर्निया के लेक काउंटी में एक दूसरे से लगे हुए रैंच खरीदने का फैसला किया। अपने रैंच पर, जो 4200 एकड़ में फैला था, लिली ने रेड वाइन बनाई। आज भी वो अंगूर का बाग चालू है। लिली प्यार में इतनी डूबी थी कि वह फ्रेड से शादी करना चाहती थी। तो जून 1887 में उसने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया और तलाक के लिए अर्जी दी। फिर भी उसके पति एडवर्ड का कभी भी मानने का कोई इरादा नहीं था। वो टस से मस नहीं हुआ, चाहे उसने उसे रिश्वत दी या धमकाया। लिली का घुड़दौड़ के प्रति जुनून फ्रेड की वजह से शुरू हुआ। दोनों को यह खेल बहुत पसंद आया और उन्होंने फैसला किया कि वे अमेरिका से घोड़े खरीदकर इंग्लैंड ले जाएंगे। दुर्भाग्यवश 13 अगस्त 1888 को इस जोड़े के लिए एक बड़ी मुसीबत आ गई। उनके 16 रेस घोड़ों को ले जा रही रेलगाड़ी शो हॉलर पेंसिल्वेनिया में पटरी से उतर गई। इसके बाद रेलगाड़ी 80 फुट ऊंचे ढलान से नीचे लुढ़क गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति और उनके 11 घोड़ों की मौत हो गई, जिसमें उनका चैंपियन रेस घोड़ा एओल भी शामिल था। इस घटना के बाद फ्रेड टूट गए थे। दुर्भाग्य से रिश्ते में भी चीजें बदल गईं। वे अब ज्यादा झगड़ने लगे और फ्रेड को एहसास हुआ कि जब तक एडवर्ड लैंगट्री जिंदा हैं, लिली कभी सच में आजाद नहीं हो सकती। धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते गए और आखिरकार 1891 में उनका रिश्ता टूट गया। फ्रेड ने 1895 में दूसरी महिला से शादी कर ली। 1889 में लिली एक घोड़े पर दांव लगा रही थीं। तभी एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें सलाह के साथ साथ दांव लगाने के लिए पैसे भी दिए। वो जिससे मिली वो जॉर्ज अलेक्जेंडर बेयर्ड था, एक अमीर और सनकी युवा कुंवरा, जिसकी स्कॉटलैंड में विशाल जायदादें थीं, बड़ा घुड़ प्रजनन फार्म, रेसिंग अस्तबल और इतनी दौलत थी कि उसे समझ नहीं आता था क्या करें। ये संपत्ति मुख्य रूप से उन्हें अपने परिवार की विरासत में मिली थी। फ्रेड के साथ लिली का रिश्ता खत्म होने के बाद
उन्होंने बेयर्ड के साथ संबंध शुरू कर दिया। फिर भी उन्हें एक गुस्सैल नौजवान के रूप में देखा जाता था, जो पूरा दिन शराब पीता था और पूरी रात जुए, झगड़ों और बदनाम महिलाओं के साथ बिताता था। लिली के दोस्त उससे घृणा करते थे और यह भी कहा जाता है कि बेयर्ड ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। फिर भी अपनी बदनामी के बावजूद उन्होंने एक रिश्ता शुरू किया। बेयर्ड का एक खास काम यह था कि उन्होंने लिली को मिलफर्ड नाम का 2 साल का घोड़ा तोहफे में दिया था। उस घोड़े ने कई रेसें जीतीं और उसका करियर शानदार रहा। बेयर्ड की वजह से ही लिली में घोड़ों की प्रजनन, रेसिंग और घोड़े रखने के प्रति और भी गहरी रुचि पैदा हुई। ये लिली के लिए करियर की नई शुरुआत थी, जिसे वो पसंद करने लगी। उनका बेयर्ड के साथ रिश्ता मार्च 1893 में खत्म हो गया, जब उनका निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने रेस हॉर्स खरीदना जारी रखा और अपने घोड़ों की ट्रेनिंग सैम पिकरिंग के कैम्पफोर्ड हाउस स्थित अस्तबल में स्थानांतरित कर दी। वो रीगल लॉज में भी रहने लगीं, जो न्यू मार्केट के पास कैम्पफोर्ड नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। लिली को वर्षों में काफी सफलता मिली। उनके कई रेस हॉर्स ने कई कप जीते। 19 में लिली ने रीगल लॉज और घुड़दौड़ से जुड़ी अपनी बाकी सारी संपत्ति भी बेच दी। 23 वर्षों तक जब रीगल लॉज उनका घर था, सैकड़ों मशहूर हस्तियों और सम्मानित मेहमानों का वहां स्वागत किया गया। इसके बावजूद लिली ने तय किया कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने मोनाको में रहना शुरू कर दिया। लिली 1897 में अमेरिकी नागरिक बन गईं और उसी साल मई में उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने पति एडवर्ड लैंगट्री से तलाक ले लिया। अगले महीने एडवर्ड का तलाक से संबंधित बयान न्यूयॉर्क जर्नल में प्रकाशित हुआ। इसके तुरंत बाद वह थोड़ा पागल होने लगे, शायद ट्रेन में सफर के दौरान गिरने की वजह से। कुछ महीनों बाद उनकी मौत पागल खाने में संभवतः दिमागी रक्तस्राव से हुई। जुलाई 1899 में लिली ने 28 वर्षीय ह्यूगो जेराल्ड डीबात से शादी की। इस समय तक वह 46 साल की हो गई थीं। शादी जर्सी में हुई थी, जिसमें केवल लिली की बेटी जीन और चर्च के अधिकारी ही मौजूद थे। जब ह्यूगो के पिता का निधन 1907 में हुआ, तो उन्हें 5वें बैरोनेट का खिताब मिला। साथ ही ससेक्स, डेवोन और आयरलैंड में कई जायदादें और संपत्तियां भी विरासत में मिलीं। इसका मतलब था कि अब इस जोड़े के पास और भी बड़ी दौलत थी और लिली अब लेडी डिबाथ बन गई थीं। ये सारी संपत्तियां 1919 में बेच दी गई थीं, इससे पहले कि लिली मोनाको चली जातीं। 1919 से अपनी मृत्यु तक लिली मोनाको में रहीं, जबकि उनके पति वेंस आल्प्स मारितीम्स में रहते थे। इस जोड़े की मुलाकातें ज्यादा नहीं होती थीं, मुख्य रूप से सामाजिक आयोजनों और निजी मुलाकातों के दौरान ही मिलते थे। लिली अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सक्रिय रहीं। वह अक्सर पेरिस और लंदन जाती थीं, जहां अपनी बेटी व पोते पोतियों से मिलती थीं। उन्हें बागवानी, जुए में भाग लेना, रेस कोर्स जाना और अपने भाई से मिलना भी बहुत पसंद था। 1925 में उन्होंने अपने संस्मरण द डेज आई न्यू प्रकाशित किए। मोनाको में उनकी सबसे करीबी दोस्त मैथिल्डे मैरी पिएट थीं। लिली लैंगट्री का 12 फरवरी 1929 को मोंटे कार्लो में निमोनिया से निधन हो गया। वह 75 साल की थीं। बाद में उन्हें जर्सी के सेंट सेवियर चर्च में उनके माता-पिता के साथ दफनाया गया। मैथिल्डे पिएट, जो लिली के साथ उनकी मृत्यु तक रहीं, उन्हें 10,000 पाउंड मोनाको संपत्ति और मोटर कार विरासत में मिली। लिली लैंगट्री पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे सच में उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। मुझे इस पर रिसर्च करना बहुत पसंद है, तो अगर आपके पास और कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे कमेंट या ईमेल करें, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आप सबसे फॉरगॉटन लाइव्स के अगले एपिसोड में मिलूंगा। धन्यवाद।